When all particles of a rigid body move along paths which are equidistant from a fixed plane, then that rigid body is said to undergo planar motion. जिस तरह अभी बात हुई थी, planar motion क्या होता है? अगर वो पूरी की पूरी rigid body within a plane जो है वो move करे तो हम उसको कहते हैं planar motion, यानी वो उसी plane के अंदर complete अपना motion जो है वो कर रही हो. Now there are three different types of planar motion which a rigid body can undergo. The first one is translation. The second one is rotation and the third one is general plane motion, जिसको हम complex motion भी जो है वो कहते हैं. सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम डेफिनेशन देखेंगे इन तीनों टाइप्स ऑफ मोशन की, और उसके बाद फिर हम एक एक करके इनकी कुछ मैथमेटिक्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे. सो ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, द अदर वन इज कर्विलिनियर ट्रांसलेशन. इसी तरह जब हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन को भी हम दो डिफरेंट सिनेरियोज में जो है वो देख सकते हैं. द फर्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ दैट रिजिड बॉडी अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी पूरी की पूरी बॉडी अपने ही सेंटर एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है. और दूसरी रोटेशन किस तरह हो सकती है कि हम उस रिजिड बॉडी को किसी एक पॉइंट के अबाउट फिक्स करके रोटेट करा दें. पर दोनों सूरतों में हम क्या फॉर्मूले यूज करेंगे वो हम तफसील के साथ जो है वो देखेंगे. एंड द थर्ड वन इज जनरल प्लेन मोशन, जिसको कॉम्प्लेक्स मोशन भी कहा जाता है. इसको थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर इसकी मैथमेटिक्स जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे. ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ मोशन विच इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन क्या होती है? Translation occurs if any line segment on that rigid body remains parallel to its original direction during the motion. कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक rigid body है, अगर during motion the rigid body is said to undergo translation if any line segment on that rigid body maintains its ओरिजिनल ओरिएंटेशन. यानी अपना फॉर एग्जांपल मैं इसका आपसे कहूँ कि ये एक रिजिड बॉडी है जो कि ट्रांसलेट कर रही है, इसका कोई भी मैं लाइन सेगमेंट पिक करूँ, फॉर एग्जांपल दिस लाइन सेगमेंट है, सो दिस लाइन सेगमेंट वुड मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन, ये अपना एंगल चेंज ना करे, तो देन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन. अब ट्रांसलेशन जो है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, द अदर वन इज कर्विलिनियर ट्रांसलेशन. Rectilinear translation क्या होती है? When the paths of motion of for any two particles of this body are along equidistant straight line. कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस rigid body के दो particles consider कर रहे हैं. One is this particle A, the other one is this particle B of this rigid body. So if the two particles जिनके पास को आप अगर ट्रैक करें और ये पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइंस बना रहे हो, तो देन दैट टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज बेसिकली टर्म्ड एज rectilinear translation. However, if the path of motion of these two particles makes a curved line as shown to you in the second figure, so then that type of translation is basically termed as curvilinear translation. So this is the case of rectilinear translation, this is the case of curvilinear translation. In both the cases आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट जिसको आप पिक करते हैं, इट शुड मेंटेन इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन, इसका एंगल चेंज नहीं होगा. जो भी आप उसकी ओरिएंटेशन पिक करेंगे वो बेशक स्ट्रेट लाइन हो या वो किसी एंगल पे पड़ी हुई हो, वो अपना स्ट्रेट लाइन या एंगल मेंटेन रखेगी थ्रू आउट मोशन. तो देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन. सो आई होप दैट ट्रांसलेशन और इसमें रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर ट्रांसलेशन की डेफिनेशन हर एक को क्लियर है. यस सर. Okay, the second type of motion which a rigid body, the second type of planar motion which a rigid body can undergo is rotation. अब रोटेशन की जिस तरह मैंने कहा था दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं. वन इज रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जिस तरह यहाँ आपको शो किया गया है. सो व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, all the particles of that rigid body except those which lie on the axis of rotation move along circular path. So अगर आपको ये rigid body शो की गई है और ये अपनी सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इट मींस के हर पार्टिकल इस रिजिड बॉडी का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन जो है वो कर रहा है. इसके मुकाबले में रोटेशन का एक सेकंड केस भी बन सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक सिंपल रिजिड लिंक है और आपने इस रिजिड लिंक को इस पॉइंट के अबाउट जो है वो फिक्स कर दी है. अब जब आप इसको इस पॉइंट के अबाउट फिक्स कर देते हैं, अगेन ऑल द पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी आर गोइंग टू रोटेट विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स पॉइंट. सो दोनों आपके रोटेशन के केसेस बनते हैं, लेकिन राइट साइड पे जो रोटेशन का केस है इट इज रोटेशन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, whereas the left side पे जो आपको केस शो किया गया है दैट इज रोटेशन अबाउट सम फिक्स पॉइंट. दोनों सूरतों में
all the points on the rigid body except those which lie on the axis of rotation for the right case or the point which is fixed in the left case. बाकी तमाम पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन और विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट जो कि आपका फिक्स होता है. सो व्हेनेवर अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, all particles of the rigid body are going to have circular motion. Is the second type of motion clear to all of you? Yes, sir. Okay, the third type of motion is the general plane motion, या इसको कहीं टेक्स्ट में आप देखेंगे इसको कॉम्प्लेक्स मोशन भी कहा गया. इस बुक में तो नहीं, लेकिन अगर कोई और बुक आप उठाएंगे तो मे बी उसको जनरल प्लेन मोशन के बजाय कॉम्प्लेक्स मोशन कहा गया. Now what is this complex motion? Whenever a rigid body is subjected to general plane motion or complex motion, it undergoes a combination of translation as well as rotation. So that rigid body undergoes simultaneous translation as well as rotation. The translation occurs within a reference plane, whereas the rotation occurs about an axis perpendicular to the reference plane. For example, मैं आपसे कहता हूँ कि just a second, मैं ये फिगर साइड पे कर देता हूँ. ओके, नाउ लेट्स से कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है विच इज दिस रिजिड लिंक शोन टू यू हियर. सो आई होप कि ये रिजिड लिंक जो मैंने ड्रॉ किया है ये विजिबल है हर एक के. Yes, sir. Okay, so at one instant the position of the rigid link is shown to you as this brown color link shown to you. At some other position आपके पास यही rigid link जो है वो इस तरह जो है इस पोजीशन पे आ जाता है. सो फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन विच इज शोन टू यू एज ब्राउन टू द पर्पल लोकेशन, द रिजिड बॉडी हैज अंडरगॉन जनरल प्लेन मोशन. दैट इज इसमें अपनी करंट लोकेशन से उस लोकेशन तक जाते जाते ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन दोनों हुई है. हम इस जनरल प्लेन मोशन की एनालिसिस कैसे करते हैं कि हम इस साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन और रोटेशन को ब्रेक कर लेते हैं इनटू इट्स ट्रांसलेटरी कंपोनेंट. हम कहते हैं पहले ये रिजिड बॉडी पूरी के पूरी जो है वो ट्रांसलेट हुई है बाय दिस अमाउंट विच इज शोन टू यू, एंड देन ये पूरी के पूरी रिजिड बॉडी रोटेट हुई है अबाउट सम बेस पॉइंट एट सम एंगल थीटा. सो simultaneous translation and rotation को we have broken down into its translatory and rotational component, और फिर इसकी एनालिसिस हम ट्रांसलेशन और रोटेशन को मिला के करते हैं और आखिर में वेक्टोरिकली इन तमाम चीज़ों को ऐड कर देते हैं. कैसे करते हैं वो तफसील के साथ आएगा जब हम इसकी मैथमेटिक्स जो है वो डेवलप कर रहे होंगे. For the time being, as far as the definition of general plane motion is concerned, general plane motion in a rigid body occurs when that rigid body undergoes a simultaneous translation as well as rotation. So simultaneous translation and rotation is basically termed as general plane motion. और जिस तरह भी बात हुई है, the translation occurs within a reference plane, कि ये जो आपका plane है इस plane के अंदर अंदर ये translation हो रही है, and the rotation occurs about an axis perpendicular to the reference plane. So ये वाली जो axis है which is outside this point, इसके अबाउट जो है वो रोटेशन जो है वो हो रही होती है. So translation occurs within the reference plane, whereas rotation occurs about an axis perpendicular to the reference plane. So combination of translation and rotation would result in general plane motion. So the definition is clear to all of you? Yes, sir. Okay, so these are the three types of planar motion which a rigid body can undergo. So starting with developing some mathematics relevant to translation first, and then rotation, and then general plane motion. So आज हम translation और rotation को थोड़ा सा देख लेंगे, और इंशाल्लाह next week से फिर हम general plane motion की बात करेंगे जिसमें हम फिर velocity और acceleration analysis की बात कर रहे होंगे. Okay, now in order to understand the translatory motion, let us consider a rigid body which is subjected to either rectilinear or curvilinear translation. So first of all, let us consider a rigid body which is shown to you as this blue body. Let us consider any 2 points on this rigid body. For example, this is point A and this is point B, which may be any 2 points on this rigid body. कोई से भी 2 points हम select कर लेते हैं randomly, point A and point B. Okay, now in order to define the position of point A from some fixed reference, हम इससे पहले position किस तरह define करते थे? हम position define करने के लिए एक position vector define करते थे. So in order to define the position of point A from some fixed reference, we have defined a position vector which is this position vector RA. Similarly, in order to define the position of point B from that fixed reference, we have defined another position vector RB as shown to you in the figure. Now, since
both these position vectors RA and RB are being referenced from that fixed origin. तो वो तमाम चीजें जो फिक्स origin से रेफरेंस की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? Do you remember chapter number 12? They are known as absolute things. So RA and RB are basically absolute position vectors. Absolute क्यों है? Because they are being referenced from some fixed origin. The third vector, which is this vector RBA, it is the relative position of B with respect to A. Because relative position हम क्यों कहते हैं? Because it is not being referenced from a fixed origin. Rather, point A would also be moving with respect to that fixed origin. तो आपका जो position of B with respect to A है, it is being defined using this relative position vector RBA. So completing this vector addition, this equation would become RB equal to RA plus RBA. Do you remember this equation? ये वही equation नहीं है जो हमने chapter number 12 में पढ़ी थी? Yes, sir. But in that chapter number 12, this equation was written for two different particles. Here, this equation is being written for two different points on the same rigid body. Point A and point B are basically two different points on the same rigid body, which is shown to you as a blue rigid body here. So the equation is same, but सिर्फ उसका context different है. वहां ये दो different particles के लिए लिखी गई थी, यहाँ ये एक ही rigid body के दो different points के हवाले से, दो different particles के हवाले से लिखी गई है. So this is the relative position equation being written for two different points on the same rigid body, RB equal to RA plus RBA. Okay, now in order to relate the velocities, हमने इस equation के साथ क्या किया था chapter number 12 में, कुछ याद है? जी, anyone student जो बता सके कि velocities के लिए इस equation के साथ क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे सर. इसका time derivative. We are going to take the time derivative of this equation. So taking the derivative of each and every term of this equation, starting with d over dt rb. ये क्या बन जाएगा? d over dt rb. V dot B. It would become this vector, which is vb. Similarly, if we take the time derivative of a, d over dt ra, आपके पास absolute velocity of a बन जाएगा. So va and vb here represents the absolute velocities as in the previous case. But now these are the absolute velocities of points A and B, which are the same points of a rigid body. अब थोड़ा सा इस तीसरी टर्म को बड़े गौर से देखें. It is d over dt RBA. सबसे पहली बात तो ये कि मुझे आप ये बताएं, डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं, सो मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का फिजिकल मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ डेरिवेटिव? Change with respect to time. Change that has occurred in that quantity with respect to the time, यहाँ जिसके हवाले से हम करें था, और when delta t approaches to 0, यानी स्मॉल इंटरवल में कितनी एक चेंज आती है, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, isn't it? Yes. Okay. RBA is a vector quantity. So इसमें जो चेंज आ सकती है वो या तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकती है या इसके डायरेक्शन में चेंज आ सकती है. वेक्टर में यही चेंज होगी ना, या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, isn't it? Okay. अब जरा मुझे गौर से देख के बताएं कि इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, क्या RBA के मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकती है? आपकी आवाज काइंडली बहुत हल्की आ रही है, दोबारा बता दें. No sir, fixed points है. चेंज नहीं आ सकती. Why? Because we are taking this as a rigid body. और rigid body की हमने definition कैसे define की थी? It is a body which is incapable of any deformation. So it means कि अगर इसके अंदर deformation possible नहीं है तो RBA यानी A और B के दरमियान की जो पोजीशन अगर 5 यूनिट्स है
so it would remain to be this 5 units throughout. It means कि magnitude RBA जो है उसके magnitude में कोई change नहीं आएगी with time, isn't it? Okay, what about the directional change? क्या RBA का direction change हो सकता है? जी, क्या RBA का डायरेक्शन चेंज हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? सर वो पहले ट्रांसलेशन हो रही है. Since we are considering the translatory motion, तो translatory motion की हमने डेफिनेशन ही कैसे डिफाइन की है कि जिसमें ये रिजिड बॉडी अपनी ओरिएंटेशन जो है वो नहीं चेंज करेगी. तो अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी, इट मींस कि इसके जितने भी लाइन सेगमेंट हम कंसिडर करेंगे दे आर गोइंग टू रिमेन इन दैट ओरिजिनल ओरिएंटेशन. इट मींस के आरबीए में कोई डायरेक्शनल चेंज भी नहीं आ रही. सो ना इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ रही है, ना इसके डायरेक्शन में कोई चेंज आ रही है. इट मींस डी आर बी ओवर डी टी शुड बी इक्वल टू 0, isn't it? और अगर डी आर बी ए शुड बी इक्वल टू 0 है, इट मींस के जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे वी आर गोइंग टू गेट वी बी इक्वल टू वी ए, और further differentiation would yield AB equal to AA. Now what does these two equations represents? हम एक rigid body को as a particle consider कर सकते हैं. These two equations represents that whenever a rigid body is undergoing translatory motion, whether it is curvilinear translation or it is rectilinear translation, in both cases all the points on that rigid body are going to travel with the same velocity and acceleration. In other words, all those formulae of rectilinear kinematics of a particle which we have studied in chapter number 12 are equally applicable for a rigid body which is undergoing pure translatory motion. So this is the point which we are going to prove, that whenever a rigid body is in pure translatory motion, all the points on the rigid body will move with the same velocity and acceleration. So kinematics of a particle motion may be used to specify the kinematics of points, all the points which are located on the rigid body. वो तमाम फॉर्मूले, वो तमाम इक्वेशन जो आपने चैप्टर नंबर 12 में डेवलप की थी फॉर काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन, वो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन एनी रिजिड बॉडी विच इज अंडर ट्रांसलेटरी मोशन. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?